नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्पा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम अम्ल, सार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अम्ल, सार एवं लवण, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हम अम्ल तथा सार के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अम्ल एवं सार। अम्ल एसिड और सार आपके बेस। तो सामान्यतः जो अम्ल की परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम नींबू खाते हैं तो नींबू खट्टा है, अर्थात उसके अंदर कोई ना कोई एसिड अम्ल है, इस कारण वो हमें खट्टा लग रहा है। और सार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, कड़वे, स्वाद में कड़वे होते हैं। जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं वो सार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। जैसे हम खाने का सोडा खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा, भाई कड़वा है, इसका मतलब वो क्या है, एक प्रकार का सार है, बेस है। चलिए बात समझ में आ गई कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो सार कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अम्लों का जो पीएच मान है, अम्लों का जो पीएच है वो 7 से कम होता है। अम्लों का पीएच 7 से कम होता है, जबकि सार का पीएच है वो हमेशा 7 से अधिक होता है। अभी हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गई क्या कि अम्लों का पीएच 7 से कम और सारों का पीएच 7 से अधिक होता है। आगे देखते हैं। जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जबकि सार है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं भाई, नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अम्ल है वो आपके नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि सार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये हम जब प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि नीला या लाल से, तो थोड़ा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक नाम याद रखना है, अनिल छालानी। क्या नाम याद रखना भाई, अनिल छालानी। अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीले लिटमस, और ल का मतलब लाल। अर्थात अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। यदि हम किसी नीले लिटमस पेपर पर कुछ अम्ल की बूंदें गिराए तो जिस क्षेत्र में अम्ल गिरेगा उसका रंग कैसा हो जाएगा भाई, लाल हो जाएगा। इस बात को समझ में आ गई। और छालानी में देखना है, छा मतलब सार है, ल का मतलब लाल लिटमस को, नी का मतलब क्या कर देगा, नीला कर देगा। यदि हम लाल लिटमस पेपर पर कोई पदार्थ गिरा रहे हैं और जिस क्षेत्रफल में, जिस एरिया में वो पदार्थ गिर रहा है, अगर उसका रंग नीला हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, सार है। ये बात भी समझ में आ गई। अब थोड़ा समझना कि सार और अम्ल की पहचान करने के लिए हमारे पास क्या, लिटमस पेपर है। कभी कभार प्रतियोगी परीक्षा में एक और क्वेश्चन आता है कि लिटमस पेपर के अलावा ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम
अम्ल तथा सारों की पहचान करने में कर सकते हैं। तो दो नाम आता है, एक तो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा नेप्थालीन, नेप्थालीन। तो दो नाम आते हैं, मेथिल ऑरेंज और नेप्थालीन। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम अम्ल तथा सारों की पहचान में कर सकते हैं। और एक हमारा कौन सा भाई, लिटमस पेपर। अब प्रतियोगी परीक्षा में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिटमस पेपर है वो किसका बना होता है। ये जो क्वेश्चन है बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, लिटमस पेपर किसका बना होता है भाई, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है भाई, लाइकेन। और लाइकेन एक पादप है। लाइकेन क्या है, एक पादप पौधा है जो आपके थैलाफाइटा समूह के अंदर आता है, थैलाफाइटा समूह के अंदर आता है। ये बात समझ में आ गई क्या। अब देखना, लाइकेन को हम ऐसे लिखते हैं, कहीं पे इसको लिचैन भी पढ़ते हैं, तो एक ही बात है, लिचैन या लाइकेन। बात समझ में आ रही है क्या, कि लिटमस पेपर है वो लाइकेन या लिचैन नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो कि थैलाफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। तो ये हमने जो अभी चीजें पढ़ी है वो अम्ल तथा सार की बेसिक जानकारी थी, कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच 7 से कम होता है, और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा सार के बारे में पढ़ा कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनका पीएच 7 से अधिक होता है, और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सार कहलाता है। एक तो ये बातें ध्यान रखनी है, साथ में ये ध्यान रखनी है कि लिटमस पेपर के अलावा और भी कुछ पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम अम्ल तथा सारों की पहचान करने में कर सकते हैं। दो नाम हमारे सामने आती हैं, मेथिल ऑरेंज और नेप्थालीन। इन नामों को भी याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस पेपर किसका बनता है भाई, लाइकेन का बनता है। और लाइकेन को इंग्लिश में LICHEN ऐसा लिखता है, तो कहीं पे लिचैन भी मिल सकता है। और यह लाइकेन या जो लिचैन पौधा है वो थैलाफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। तो एक बार इसको नोट करो, जो भी हमने चीजें पढ़ी, उसके बाद हम अम्ल तथा सार में थोड़े आगे बढ़ते हैं। इसको फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी चीजें पढ़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखना थोड़ा, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ऐसे वैज्ञानिक आते हैं जो आपके अम्ल तथा सारों के बारे में भिन्न भिन्न संकल्पनाएं देते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। अम्ल और यहां पे एसिड। तो जो पहला वैज्ञानिक है उसका नाम है आरेनियस। आरेनियस क्या कहता, थोड़ा समझना अम्ल के बारे में, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसका मतलब यदि हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो जो जलीय विलयन प्राप्त होता है उसमें वो अम्ल क्या देगा, H+ आयन देगा। H+ आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो ऑरेनियस के अनुसार अम्ल की जो परिभाषा क्या आई, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। जबकि सार का समझना कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH-, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल। क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोक्सिल आयन।
हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सार कहेंगे। तो बात समझ में आ गई क्या? सिर्फ और सिर्फ इतनी बात समझनी है कि ऑरेनियस जो वैज्ञानिक था उसने अपनी संकल्पना दी, क्या बोला कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे और वैज्ञानिक आते हैं 2 नंबर पे, ब्रांस्टेड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी, 2 वैज्ञानिक आते हैं, ब्रांस्टेड और लोरी, इनको साथ ही पढ़ेंगे। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, ये क्या बोलते हैं अम्लों के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। अर्थात प्रोटॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, दान करते हैं। ब्रांस्टेड लोरी क्या कहता है कि अम्ल है वो प्रोटॉन को दान करते हैं, त्यागते हैं, अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं या प्रोटॉन ग्राही होते हैं, या आपके ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा प्रोटॉन दाता होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना है। जबकि सारों के बारे में ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना क्या है कि सार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। सार है वो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं भाई, ग्रहण करते हैं। तो देखो आज से हमें ये परिभाषा भी पढ़नी है, जो हमने शुरुआत में बोला वो परिभाषा बेसिक थी, लेकिन यहाँ से भी हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो प्रोटॉन ग्रही हैं वो क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। तो ये बातें भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसको अच्छी तरह समझते हैं, हमने ऑरेनियस की संकल्पना पढ़ी, उसमें देखा कि जो अम्ल हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं भाई, H+ आयन देते हैं। और जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन, हमें पता है कि हाइड्रोजन को हम 1H1 लिखते हैं, अर्थात इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन रहित है, अर्थात जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है। तो हाइड्रोजन का जो नाभिक है उसमें केवल और केवल प्रोटॉन उपस्थित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो ये क्या, न्यूट्रॉन रहित है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या, 0। इस कारण हाइड्रोजन के जो नाभिक में केवल और केवल क्या होता है भाई, प्रोटॉन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का नाभिक क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। हमने पढ़ा कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अर्थात प्रोटॉन देते हैं, और देने वाले को हम क्या कहते हैं भाई, दाता कहते हैं। अब यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ब्रांस्टेड लोरी ने संकल्पना बोली कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल क्या है भाई, प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं। जबकि सार क्या है, प्रोटॉन ग्रही होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए 2 वैज्ञानिकों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा वैज्ञानिक आता लुईस। कौन आता भाई, लुईस। लुईस भी अपनी संकल्पना देता है। वो क्या बोलता है कि जो अम्ल है वो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रही होते हैं। अम्ल है जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रही होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्थात इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म का अभाव होता है। भाई ग्रहण कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होंगे वही क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्ल है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए लुईस के अनुसार सार क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। बात समझ में आ गई क्या? देखो एक दोनों जो है एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। ये प्रोटॉन दाता है तो वो प्रोटॉन ग्राही है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा। इसको इस तरह से समझना है। बात समझ में आ गई क्या? अब देखना प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभार जो रेलवे के एग्जाम होते हैं या जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें कभी कभार आपको लुईस अम्ल और लुईस सार के बारे में पूछा जाता है। उनका कैसे पता करेंगे थोड़ा समझना। लुईस अम्ल कि निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है या निम्न में से कौन सा लुईस सार है।
ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए इनकी पहचान कैसे कर थोड़ा देखना। मेरे को एक बात बताओ कि लुईस के अनुसार अम्ल क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रही है। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अर्थात इनके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या है? अभाव है। अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म का अभाव होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके लुईस अम्ल। जैसे BF3 लुईस अम्ल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। ElCl3, ठीक है। तो हम कहेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। और दूसरा आपको ध्यान रखना, सामान्यतः धनायन होते हैं, सामान्यतः धनायन, वो भी आपके क्या है? वो भी आपके लुईस अम्ल है। जैसे आपके Na+ और Mg2+। Na+ धनायन है, Mg2+ धनायन है। तो हम बोल रहे हैं सामान्यतः धनायन, और जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म का अभाव होता है वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। तो इनके ऐसे ध्यान रखना कि जिन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं और जो सामान्यतः धनायन होते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? लुईस अम्ल। और लुईस सार में देखते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि सार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इलेक्ट्रॉन युग्मों का क्या करते हैं? दान करते हैं। और दान कौन करेगा? जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन युग्म हो। तो इलेक्ट्रॉन युग्म किस में होता है भाई? लुईस सारा में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। और साथ में जो सामान्यतः ऋणायन है वो आपके क्या कहलाएंगे? लुईस सार कहलाएंगे। तो इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे हम अमोनिया पढ़ रहे हैं NH3, तो अमोनिया में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो अमोनिया आपके एक प्रकार का लुईस सार है। कैसा भाई? लुईस सार है। जैसे हम जल को देख रहे हैं H2O, तो ऑक्सीजन परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है कि नहीं है? तो ये भी आपके जल है, वो भी आपके एक प्रकार का लुईस सार है। आज समझ में आ गई क्या? और हम बोल रहे सामान्यतः ऋणायन, जैसे हमने Cl- लिखो या OH- लिखो, ये भी आपके क्या होगा? ये भी आपके लुईस सार कहलाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? कि सामान्यतः आपके धनायन और जिन पर इलेक्ट्रॉन युग्मों का अभाव होता है वो लुईस अम्ल कहलाता है, और जिन पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं और जो सामान्यतः ऋणायन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस सार कहलाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, यहाँ तक ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हमने अम्ल और सारों के बारे में जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी, वो पढ़ी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल, सार या लवण या A और B दोनों। तो आपको ध्यान रखना प्रोटॉन दाता कौन है भाई? अम्ल है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, इसको नोट कर लो। चलिए, नोट कर लिया, इसको रब कर दे। चलिए, अब हम थोड़ा अम्लों के बारे में अलग से पढ़ते हैं। अभी तक हम जो बात करे थे अम्ल तथा सार दोनों के बारे में बात करे थे। अब हम अम्लों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में। और जो पादप अम्ल होते हैं, जैसे आपके सिरका है एसिटिक अम्ल, या आपके लैक्टिक अम्ल है, जो भी पादप या कुछ पदार्थों में जो विशेष तौर से अम्ल पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक बार थोड़ा अम्ल के बारे में। अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो परबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल, तीसरा हाइड्रोजनी अम्ल,
और चौथा ऑक्सी अम्ल। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, या निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, या निम्न में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है। तो इस कारण इसको हमें पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं प्रबल अम्ल क्या है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और प्रबल अम्ल कौन कौन से थोड़ा देखना, एक तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, HNO3, ये सब क्या है, आपके प्रबल अम्ल है। ये जो जितने भी अम्ल हैं वो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या। चलिए आगे देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जलीय विलयन में आंशिक रूप से क्या होता है भाई, आयनित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्लों के खूब सारे उदाहरण, एक आपको याद रखना H2CO3 कार्बनिक अम्ल। आगे हम बात करेंगे कार्बनिक अम्ल जो आपके सोडा वाटर में या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उनमें पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल, इसके अलावा जितने भी पादप अम्ल हैं जैसे एसिटिक अम्ल है, ये आपके फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला देखो तो CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल का HCOH, या आपके बेंजोइक अम्ल है जो घास में पाया जाता है। आगे हम सब बात करेंगे, लेकिन एक बार आप देख लो कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल कौन कौन से थे। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, ठीक है। तो ये जो तीन अम्ल हैं H2SO4, HCl और नाइट्रिक अम्ल, इनके अलावा जो भी जैसे कार्बनिक अम्ल है या पादप अम्ल है वो सब क्या दुर्बल अम्ल है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम देखते हैं हाइड्रोजनी अम्ल है। क्या भाई, हाइड्रोजनी अम्ल। हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है कि वे अम्ल है जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। जिनमें केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, उपस्थित होता है, और ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, अनुपस्थित। ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है भाई, अनुपस्थित है। तो वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, अनुपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन अम्ल। जैसे हम बोल रहे HCl, हमने बोला HCl, तो HCl में केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, इस कारण ये हाइड्रोजनी अम्ल है। आगे हम बात करें HBr, इसमें भी केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये आपके हाइड्रोजनी अम्ल कहलाया। आगे HF, इसमें भी केवल और केवल क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये भी आपके हाइड्रोजनी अम्ल कहलाया। आगे देखते हैं ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु भी और ऑक्सीजन परमाणु भी क्या हो, उपस्थित हो, वो अम्ल क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई क्या। चलिए इनके उदाहरण देखिए। जैसे हमें बोला कि निम्न में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है, तो हमें दो चीजें ढूंढनी, तो हाइड्रोजन भी ढूंढना है और ऑक्सीजन भी ढूंढना है। जैसे हमने लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के फॉर्मूले में हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सी अम्ल है। कैसा अम्ल है भाई, ऑक्सी अम्ल। जैसे हम लिख रहे हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इस कारण ये कैसा भाई, ऑक्सी अम्ल है। जैसे हम लिख रहे हैं H2CO3, इसमें हाइड्रोजन भी है और आपके ऑक्सीजन भी है, तो ये भी आपके एक प्रकार का क्या हो गया भाई, ऑक्सी अम्ल हो गया। तो अब आपको प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा अम्ल ऑक्सी अम्ल है, तो आपको उसमें दो चीजें देखनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु। अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो वो आपके ऑक्सी अम्ल है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, जो हमने अम्लों के प्रकार पढ़े, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलो इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अमल देखते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण अमल, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। चलिए, पहला हम लेते हैं H2SO4, सबसे महत्वपूर्ण अम्ल H2SO4। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम क्या भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके जो अन्य नाम हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कहते हैं रसायनों का सम्राट, रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। और इसको हम कहते हैं गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब। जो तेजाब होता है वो क्या होता है भाई? सांद्र H2SO4। जो सांद्र H2SO4 होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको हम क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। तो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का तेजाब भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? और इसको हम कहते हैं कशिश का तेल, कशिश का तेल। और जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियॉल, ऑयल ऑफ विट्रियॉल, ऑयल ऑफ विट्रियॉल। ऑयल ऑफ विट्रियॉल। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या? जो सल्फ्यूरिक अम्ल के जो उपनाम हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये जो ऑयल ऑफ विट्रियॉल है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऑयल ऑफ विट्रियॉल किसे कहते हैं? इसका हिंदी वर्जन है कशिश का तेल। तो किसको कहते हैं भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का सम्राट कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्योंकि इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। इस कारण इसको हम रसायनों का सम्राट भी कहते हैं। और साथ में इसको गंधक का तेजाब कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसका उपयोग कहाँ पे थोड़ा देखना। इसका जो यूज है, जो आपके द्वितीयक सेल होते हैं, शीशा संचयक बैटरी, जैसे हम जो किसान हो वो खेतों में जिस बैटरी का उपयोग करते हैं, या जो हम घरेलू उपयोग के लिए जो बैटरी लाते हैं, जो चार्ज और डिस्चार्ज होती है, द्वितीयक सेल, उसमें जो विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसमें जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है वो हम क्या भरेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका उपयोग है आपके शीशा संचयक, शीशा संचयक बैटरी में। और शीशा संचयक बैटरी क्या भाई? आपकी द्वितीयक सेल है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, जिनका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं। और द्वितीयक सेल जिनको हम चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे द्वितीयक सेल। तो आपकी जो शीशा संचयक बैटरी है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किसका यूज करेंगे भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल का करेंगे। यहाँ तो बात समझ में आ गई। इसके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र वेनस, शुक्र ग्रह है, उस पर जो वायुमंडल है, उस पर जो वायुमंडल है वो किसका बना हुआ है भाई? वो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का बना हुआ है। जो शुक्र ग्रह है उसका जो वायुमंडल है वो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले और सफ़ेद बादलों से बना हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल का वायुमंडल है? तो उत्तर आएगा शुक्र ग्रह पर। तो शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है वो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत
एवं पीले बादलों का बना हुआ है। जो शुक्र ग्रह पर जो बादल हैं वो किसके बने हुए भाई? सल्फरी कमल के बने हुए। तो ये बातें समझ में आ गई क्या? सल्फरी कमल के बारे में हमने बात की कि सल्फरी कमल को रसायनों का सम्राट, गंधक का तेजाब, कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। इसका उपयोग शीशा संचयक बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। और साथ में जो शुक्र ग्रह है उसका जो वायुमंडल है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो किसका बना हुआ है भाई? वो आपके सल्फरी कमल का बना हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और के बारे में, और अम्लों के बारे में। तो 2 नंबर है आपके HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये 3 रूपों में पाया जा सकता है। जैसे एक तो सांद्र HCl, एक तनु HCl, और एक हमारे आमाशय में जो जठरस है, जठरस में भी कौन सा पाया जाता है भाई? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठरस में जो HCl पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और कभी कभार इस अम्ल का स्त्राव अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमें पेट में जलन होती है, उसे हम बोलते हैं एसिडिटी। बात समझ में आ गई क्या? कि आमाशय में जो जठरस का स्त्राव होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? उसमें आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र भी हो सकता है और तनु भी हो सकता है। सांद्र और तनु में क्या डिफरेंस है? सांद्र का मतलब गाढ़ा, अर्थात जिसमें जल की मात्रा बहुत ही कम हो, प्योर एसिड। और तनु का मतलब जिसमें जल अधिक हो और आपके एसिड कम हो, वो क्या कहलाता? तनु। तो सांद्र HCl के जो pH है वो आपके समथिंग 0 के इक्वल बराबर होती है, लगभग 0 के आसपास होती है। जबकि तनु HCl का जो pH है वो कितना था भाई? 1 होता है। कितना था भाई? 1। और जो हमारे आमाशय में जठरस का स्त्राव होता है उसमें जो HCl पाया जाता है उसका pH है वो आपके NCERT के अनुसार 1.2। NCERT के अनुसार कितना भाई? 1.2 है। बाकी कहीं पे 1.5 भी लिखा हुआ है, लेकिन NCERT में कितना दे रखा भाई? 1.2 दे रखा है। तो बात समझ में आ गई क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे? थोड़ा देखना। ये जो तनु HCl होता है इसका उपयोग हम जो टॉयलेट है, टॉयलेट की सीट साफ करने में, टॉयलेट्स की सीट साफ करने में करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो अभी हमने 2 अम्ल पढ़े, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे देखते, थोड़ा एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे जगह यहाँ पे कर लेते हैं भाई, यहाँ पे है, वैसे बहुत छोटा है। उसका उपनाम पूछ जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का उपनाम। तीसरा हम पढ़ेंगे HNO3। HNO3 इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल या इसको बोलते हैं सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब। सोरे का तेजाब, सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब किसको बोलते हैं भाई? नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं। क्योंकि इस नाइट्रिक अम्ल किससे बनता है भाई? सोरे से बनता है। और सोरा क्या होता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं? सोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सोरा बोलते हैं। तो जो नाइट्रिक अम्ल है उसे हम सोरे का अम्ल या आपके सोरे का तेजाब भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? एक तो जो उर्वरक खाद बनाने में, उर्वरक और खाद बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं भाई? नाइट्रिक अम्ल का करते हैं। और बाकी बारूद जैसे आपके TNT ट्राई नाइट्रो टॉलुइन होता है, उसको बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बात समझ में आ गई क्या? नाइट्रिक अम्ल को हम सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब कहते हैं। और इसमें क्या होता है भाई? सोरा होता है, KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। और इसका यूज क्या है? उर्वरक या खाद बनाने में। और जो बारूद होता है, बारूद को बनाने में, जैसे TNT ट्राई नाइट्रो
टॉलुइन, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक बार इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान की क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की लिंक आपके जितने भी सहपाठी हैं जो वर्तमान में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उन तक शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का जो लाभ है उन तक पहुंच सके। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।